हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके सपने में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को प्राप्त होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, पंख से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं राज स्टडी चैनल से राज सुमन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के स्वरूप के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो हमारे भारत के इतिहास के स्वरूप को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो दोस्तों, जो स्वरूप था, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। एक प्रागैतिहासिक, जिसको प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, एक आदि ऐतिहासिक, जिसको प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, प्रोटो हिस्ट्री के नाम से। उसके बाद में एकता ऐतिहासिक, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से। कल हमने देखा था कि प्रागैतिहासिक के समय जो खुदाई हुई थी, उस समय हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था, किंतु लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। जैसे कि वहाँ से हमें या तो बस्तियों का प्रमाण मिला होगा या फिर औजार। तो दोस्तों, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे औजार, बस्तियों का प्रमाण। दोस्तों, इसके बाद में हमने आगे देखा था कि आदि ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, इस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए थे। जो पुरातात्विक साक्ष्य थे वो तो प्राप्त हुए थे, किंतु लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। बट लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि इस जमाने में पता नहीं किस तरह की भाषा और लिपि का प्रयोग किया जा सकता। जैसे हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, इसके बाद हमने ऐतिहासिक काल में देखा था कि इस समय पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए, उसके साथ साथ हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए। साथ में इन लिखित साक्ष्यों को भी पढ़ा जा सका था, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ग्रंथ। दोस्तों, यहां तक हमने कवर कर लिया था। इसके बाद में एक व्यक्ति है रॉबर्ट ब्रूस पुट, जिन्हें भारत के पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता था। तो दोस्तों, उन्हें पुरातात्विक खोजों का जनक क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 1863 में भारत के तमिलनाडु में पल्लवरम नामक स्थान में सबसे पहले पुरातात्विक खोज प्रारंभ की थी। इस कारण उन्हें भारत का पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है, खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस पुट। दोस्तों, ये जियोलॉजिकल ऑफ इंडिया से संबंधित है, यानी कि एक भूगर्भिक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक पुरातात्विक वैज्ञानिक भी थे। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्रूस पुट। दोस्तों, इसके बाद में भारत का जो पुरातात्विक विभाग है, उसका जनक किसे कहा जाता है? भारत का पुरातात्विक विभाग का जन्म, पुरातात्विक विभाग का जनक दोस्तों, ये पुरातात्विक खोज है और ये पुरातात्विक विभाग, इस बात का ध्यान रखना। तो पुरातात्विक विभाग का जनक अलेक्जेंडर कलिंगम को किसको कहा जाता था? अलेक्जेंडर कलिंगम को। वर्तमान में भारत सरकार ने जो पुरातात्विक विभाग है, पुरातात्विक विभाग को संस्कृति मंत्रालय में रखा गया। किस में रखा गया? संस्कृति मंत्रालय में।
दोस्तों एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमसन, जिन्होंने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन के जो संग्रहालय था उसमें रखी कुछ वस्तुओं के आधार पर बताया कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 कालखंडों में बांटा गया। फर्स्ट था पाषाण काल, जिसे पत्थरों का युग कहा जाता था। उसके बाद में था कांस्ययुगीन जो सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी वह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। और उसके बाद में लास्ट आता था लोहा युगीन, जिस समय लोहे का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों विश्व का सबसे पहले जो सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आपके ये एग्जाम में पुटअप करता है। तो विश्व का प्रथम, विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय दोस्तों, ये पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों। और जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय दोस्तों, जो भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है उसे मानव संग्रहालय के नाम से जाना जाता था, मानव संग्रहालय के नाम से। किंतु भारत सरकार ने क्या किया, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया, जो वर्तमान में भोपाल में स्थित है। और भोपाल कहाँ पर पड़ता है? हमारा मध्य प्रदेश, एमपी में। दोस्तों जो इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। तो दोस्तों इसको भी आप नोट कर लीजिए, हेरोडोटस इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस इतिहास का जनक। किसका? इतिहास का जनक हेरोडोटस। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आगे। इस समय 2 प्रकार से खेती की जाती थी, एक तो सुव्यवस्थित तरीके से और एक ऐसे कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। जो सबसे पहले सुव्यवस्थित तरह की खेती की जाती थी वह नवपाषाण काल से शुरू की गई थी। दोस्तों जिस प्रकार आज के ज़माने में खेती की जाती है उसी प्रकार नवपाषाण काल में भी सुव्यवस्थित तरीके से खेती की जाती थी। तो आप लिखिए सर्वप्रथम सुव्यवस्थित तरीके से तरीके से खेती कहाँ प्रारंभ हुई थी? कहाँ प्रारंभ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में किस जगह हुई थी? फर्स्ट आता है हमारा मेहरगढ़, जो आधुनिक बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा स्तर आता है लौरा देव, जो पड़ता है संत कबीर नगर यूपी में। दोस्तों इसके बाद में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था मध्य पाषाण काल से। और सबसे पहले सुव्यवस्थित कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नवपाषाण काल से। तो आप लिखिए सबसे पहले कृषि का साक्ष्य तो आएगा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में किस जगह पर हुआ था? एक तो था बागोर और एक था आजमगढ़। दोस्तों जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में 2 ऐसे स्थान है जहां सबसे ज्यादा हड्डियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो आप लिखिए मध्य पाषाण काल में
मध्य पाषाण काल में 2 ऐसे स्थान है, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल में एक तो था महदाह, एक था दमदमा। महदाह से सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक हड्डियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। किसका? हड्डियों का प्रमाण। उसके बाद जो दमदमा था, यहाँ से सबसे ज़्यादा शव प्राप्त हुए हैं, सबसे ज़्यादा शव प्राप्त यानी कि लाशें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, जो गेरू मृदबांड था, गेरू मृदबांड का प्रयोग नवपाषाण काल से शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल से शुरू कर दिया था दोस्तों। तो दोस्तों कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था और आज का हमारा टॉपिक होगा ताम्रपाषाण काल। तो दोस्तों आप टॉपिक डाल लीजिए, अब हमारी अगली क्लास शुरू करते हैं। तो आप टॉपिक डालिए ताम्रपाषाण काल। तो ताम्र का मतलब होता है तांबा दोस्तों, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर, या आप बोल सकते हो तांबा और पत्थर का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था दोस्तों इस समय। एक बात और है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वो धातु थी तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा धातु का प्रयोग किया गया। दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल को 4 संस्कृतियों में विभाजित कर दिया। दोस्तों जो पहली संस्कृति थी वो मालवा संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी? मालवा, जो एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों दूसरी संस्कृति थी गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और ये राजस्थान में पड़ती है दोस्तों। राजस्थान में, क्योंकि बनास नदी के किनारे बसने के कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और तीसरी हमारी थी आहड़ संस्कृति। ये भी दोस्तों राजस्थान में ही पड़ती है, और इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय तांबे का भंडार प्राप्त हुआ था। और इसके साथ साथ ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। और दोस्तों जो चौथी थी हमारी जौरवे संस्कृति, ये हमारी संस्कृतियाँ थी। तो दोस्तों सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए मालवा संस्कृति। ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले आप टॉपिक डालिए मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। दोस्तों जो मालवा संस्कृति है, इसका जो समय था वो 5000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। तो आप समय लिखिए 5000 ईसा पूर्व से शुरू। दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो मालवा संस्कृति से प्राप्त हुआ था। तो आप लिखिए ताम्रपाषाण काल का पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? मालवा संस्कृति थे। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा गणेश्वर संस्कृति। कौन सी संस्कृति? गणेश्वर संस्कृति। जो गणेश्वर संस्कृति पड़ती है हमारी राजस्थान में। दोस्तों जो इसका समय था, जो इसका टाइम पीरियड था, वह 2800 बीसी से 2200 बीसी तक।
दोस्तों जो गणेश्वर संस्कृति है जो राजस्थान में पड़ती है, इसी को हम बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे स्थित होने पर इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला हमारा होगा आहड़ संस्कृति। तो आप तीसरा टॉपिक डालिए आहड़ संस्कृति। मालवा संस्कृति हो गई हमारी, उसके बाद में गणेश्वर संस्कृति होगी, उसके बाद में आएगी आहड़ संस्कृति। तो आप डालिए टॉपिक आहड़ संस्कृति। तीसरा टॉपिक है, यह पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में। दोस्तों जो इसका समय था वो लगभग 2100 ईसा पूर्व से 2100 BC से 1400 BC तक। दोस्तों जो आहड़ संस्कृति थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड था वो 2350 BC से 1750 BC तक था, और जो इसका आहड़ संस्कृति का जो समय था वो 2100 BC से 1400 BC तक था। तो दोस्तों यहाँ से हमें तांबे का भंडार प्राप्त हुआ है। भंडार, इसी कारण इसको ताम्रवती के नाम से जानते हैं। इसको ताम्रवती के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक होगा कि जो ताम्रपाषाण काल था इसमें सर्वाधिक जो खुदाई हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी? तो ताम्रपाषाण काल के समय में, ताम्रपाषाण काल के समय में सबसे ज्यादा खुदाई या सर्वाधिक खुदाई महाराष्ट्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से। दोस्तों जो ताम्रपाषाण काल के समय में सर्वाधिक खुदाई हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। इसके बाद में हमारी चौथी संस्कृति आती है जोरवे संस्कृति। तो आप चौथा टॉपिक डालिए जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति। दोस्तों ये जोरवे संस्कृति कहाँ तक फैली हुई थी? तो ये सबसे पहले देमाबाद, उसके बाद में जोरवे, इसी कारण इसका नाम भी जोरवे पड़ा। इसके बाद में नासिक, इसके बाद में चंदौली, इसके बाद में इनाम गांव, और इसके बाद में सोनार गांव, और लास्ट में है नेवासा। दोस्तों देमाबाद से हमें तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। दोस्तों जो तांबे का भंडार हमें केवल आहड़ संस्कृति से प्राप्त होता है, और तांबे का रथ हमें देमाबाद यानी जोरवे संस्कृति से प्राप्त होता है। और इसके साथ ही जो मकान और बस्तियां थी, मकान और बस्तियों की किलेबंदी या दुर्गीकृत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। किसका? दुर्गीकृत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। दोस्तों जो किलेबंदी या दुर्गीकृत का मतलब है कि जो मकान वो बस्तियां होती है उनके चारों तरफ दीवार बना दी जाती थी, इस कारण इसे किलेबंदी या दुर्गीकृत भी बोला जाता है। दोस्तों इसके बाद में देमाबाद के बाद आता है हमारा इनाम गांव। तो दोस्तों इनाम गांव से क्या क्या प्राप्त हुए थे? हमें इनाम गांव से सबसे पहले हमें मातृ देवी की प्रतिमा। दोस्तों
जो अस्त निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा हमें बेलन नदी घाटी मिर्जापुर से भी प्राप्त हुई थी, और किंतु यहाँ इनाम गांव से हमें केवल मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही 5 कमरों वाला मकान का साक्ष्य। दोस्तों नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम एक और संस्कृति है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लिखिए आप कायस्थ संस्कृति। किस नाम से जानते हैं? कायस्थ संस्कृति। जो इसका क्षेत्रफल था वो कहां तक फैला हुआ था? कायस्थ एरण और नवदातोली। दोस्तों जो नवदातोली थी, इसकी खोज, नवदातोली की खोज किसके द्वारा की गई थी? HD सांकलिया द्वारा नवदातोली की खोज की गई। दोस्तों कुछ घाटे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक तरफ आप डालिए घाटे और एक तरफ आप डालिए स्थल। तो दोस्तों टॉपिक डाल लीजिए, इधर तो डालिए आप घाटी और इधर डालिए आप स्थल। दोस्तों सबसे पहले बेलन नदी घाटी कहाँ पड़ती है? मिर्जापुर में। अब मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। इसके बाद में आता है सोहन नदी घाटी। दोस्तों जो सोहन नदी घाटी पड़ती थी वो आधुनिक पाकिस्तान में। और दोस्तों इसके बाद में तीसरी आती है बनास नदी घाटी। यह राजस्थान में पड़ती है। इसके बाद में दोस्तों नर्मदा नदी घाटी, MP में पड़ती है, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल के बाद हम आगे चलते हैं लोहा युग के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसे आयरन एज के नाम से जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? दोस्तों लोहा का साक्ष्य। तो दोस्तों नोट कर लीजिए आप भी, अतरंजी खेड़ा जो कहाँ पड़ता है हमारा? एटा में। और एटा कहाँ पड़ता है? यूपी में। दोस्तों इस समय लोहे का प्रयोग किया जाने लगा, लोहे का प्रयोग। दोस्तों जो सबसे पहले हमें लोहा का साक्ष्य मिला था वो अतरंजी खेड़ा एटा से यूपी में मिला था। उसके बाद में दूसरी बार अस्तिनापुर से प्राप्त हुआ था दोस्तों, अस्तिनापुर। दोस्तों इसके बाद हम मृदबांडों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप टॉपिक डालिए मृदबांड की शुरुआत। किस प्रकार से मृदबांड की शुरुआत हुई थी? तो टॉपिक डालिए आप मृदबांड की शुरुआत। दोस्तों एक तरफ आप डालिए मृदबांड और एक तरफ आप डालिए स्थल। फर्स्ट आप डालिए काले मृदबांड का प्रयोग कहाँ किया जाता था? ताम्रपाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक।
किसका प्रयोग किया जाता? काले मृदबांड का। तो दोस्तों काले मृदबांड का प्रयोग कहाँ किया जाता था? ताम्र पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक। उसके बाद में दूसरा आता है गेरुक मृदबांड। गेरुक मृदबांड, जो गेरुक मृदबांड थे इनका प्रयोग किस समय किया जाता? पूर्व वैदिक काल के समय। दोस्तों इसके बाद में आता है चित्रित दूषित मृदबांड। इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों एक और मृदबांड है जिसका आप नाम लिख लीजिए। तो चौथा मृदबांड है हमारा चित्रित काले पोषित मृदबांड। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों में? ये उत्तर वैदिक काल से मौर्य साम्राज्य तक। तो दोस्तों ये हमारे, इसके बाद में अगला नेक्स्ट हमारे आएगा दक्षिण भारत में महापाषाण काल का इतिहास, कि दक्षिण भारत में महापाषाण काल का इतिहास किस तरीके से रहा है। तो आप टॉपिक डालिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत में महापाषाण काल का इतिहास। तो दोस्तों दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा रावी और धान की फसल सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों जो महापाषाण काल था, इसका महापाषाण काल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय बड़े बड़े पत्थरों का, इस समय जो बड़े बड़े चट्टानें थी उनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, और जो कब्र होते थे उनके कारण इसका नाम महापाषाण काल पड़ा। तो कब्रों के कारण बड़ी बड़ी चट्टानों एवं कब्र के कारण इसका नाम, कब्रों के कारण इसका नाम महापाषाण काल पड़ता है। तो दोस्तों दक्षिण भारत में एक स्थान है तमिलनाडु में संगम कल्लू। दोस्तों यहाँ से हमें राख के ढेर एवं पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है दोस्तों? संगम कल्लू से हमें राख के ढेर और पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर कुछ और स्थान है जैसे कि ब्रह्मगिरी और मास्की, इन स्थानों से भी हमें पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद में दोस्तों दक्षिण भारत के दो और स्थान हैं जहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ से हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके? नवपाषाण काल के
नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त कहाँ से होते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।